स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान का पहले अध्याय का दूसरा पार्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। हम सब ने पदार्थों के भौतिक स्वरूप और पदार्थों के कणों के अभिलक्षणिक गुण, पदार्थों के कण एक दूसरे से आकर्षित कैसे करते हैं, वह पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, ये सब हम देख चुके थे। अब हम देखने वाले हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। चलिए देखते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप 1.12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू पा रहा हो, जिस प्रकार चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, थर्मामीटर हमने लगा दिया है और बर्फ़ के टुकड़े के पास उसका एक बल्ब लगा दिया ताकि वह थर्मामीटर उसको नाप सके। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ़ पिघलने लगेगी तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में बदलने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डाल दें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के दौरान प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच में आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसी प्रकार कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या कहलाता है? जब ठोस पिघलकर द्रव बनने लगता है तो वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल पर सामर्थ्य के दर्शाता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है यह हमें याद रखना है, 273.16 के का मतलब है केल्विन। केल्विन को अपन सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 273 को जोड़ना पड़ेगा जैसे कि नोट में दिखाया गया है। तापमान को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। इसलिए हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273.16 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273.16 केल्विन होता है। जब तो गलनांक हुआ ये पानी का गलनांक। ठीक है, सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री को 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हमें तापमान से 273 को घटाना चाहिए। तापमान केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, और सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से बर्फ अवस्था में परिवर्तन को संलग्न कहते हैं। संलग्न किसे कहते हैं? गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव की अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक है, क्या कहलाता है? संलग्न क्या रहता है? किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है वह देखते हैं। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है।
इसे गुप्त ऊर्जा कहते हैं या फिर गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं, मतलब कि छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 273 केल्विन के बराबर है पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को छोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को छोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। वे तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस द्रव पर उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समशिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाए। जल के लिए तापमान 373 केल्विन जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न को प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया था। 273 केल्विन जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कण में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था में हमने इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हमने क्या किया? ठोस अवस्था में जो चीज़ थी उससे हमने ऊष्मा प्रदान की, द्रव अवस्था में बदल गई, फिर ऊष्मा प्रदान की तो गैसीय अवस्था में बदल गई। ये जो दोनों तरफ के निशान है रिवर्सिबल है, ठीक है। तो गैसीय अवस्था को हम शीतलता प्रदान करेंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में शीतलता प्रदान करेंगे ठोस अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। अतः ये हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और गर्म पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था में सीधे गैस में या ठोस में बदल जाते हैं। वे देखते हैं कौन से पदार्थ होते हैं। क्रियाकलाप 1.13। थोड़ा सा कपूर या एमोनियम क्लोराइड लें, इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली जो चाइना डिश होती है उसमें डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा लगा दें जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चीनी मिट्टी की प्याली है, इसमें हमने यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड लिया है और या फिर कॉपर लिए, ठीक है, कपूर लिए, सॉरी। फिर उस हीट दिए, वाष्प दिए तो वो वाष्प बना एमोनियम क्लोराइड यहाँ पे जम जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। उपयुक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया ही ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या कहलाती है? द्रव में बदले बिना ठोस अवस्था वाली जो चीज़ें होती हैं वह गैसीय अवस्था में बदल जाती हैं या फिर गैसीय अवस्था से वापस ठोस में बदल जाती है बिना द्रव में बदले, वह क्या कहलाती हैं? ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम सब जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर स्पिंडन करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने पर या घटाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? देखते हैं। दाब बढ़ाने की पदार्थ पर कणों के समीप लाया जा सकता है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर पिस्टन है, पिस्टन से दबाया, पहले गैस के आप कण देख रहे हैं दूर दूर हैं, फिर हमने पिस्टन को दबाया तो समीप आ गए, और ज़्यादा पिस्टन को दबाया तो बिल्कुल समीप आ गए। जैसा कि हमारे घर पर जो गैस के सिलेंडर आते हैं उनमें इसी प्रकार की पिस्टन से उन्हें कंपोज किया जाता है, दबाया जाता है।
तो दाब के बढ़ने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेयर, ये गैसीय दाब का मात्रक है, देखते हैं हम इसे भी, तो ठोस द्रव जो CO2 द्रव है अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस किसको कहते हैं? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ। इस तरह से हमें कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण इसमें दिखाया गया है कि द्रव से वाष्पीकरण किया, गैस बन गई, संलग्न किया, दोबारा द्रव बन गया, ऊर्ध्वपातन किया, ठोस बन गई, दोबारा ऊर्ध्वपातन किया, तो ये इसी प्रकार ठोस से द्रव में देखेंगे, संलग्न किया, द्रव बन गया, ठोस, जमाया द्रव को तो ठोस बन गया। वाष्पीकरण, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर क्या धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ वह देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं, हमने भी पढ़ा था कि एक एटमॉस्फेयर एक ATM, यहाँ पढ़ा था, उसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। एटमॉस्फेयर ATM गैसीय दाब के मापने का मात्रक है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर में 1.01 मल्टीप्लाई गुना 10⁵ पास्कल होते हैं। मतलब कि एक ATM में कितने होते हैं? 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायुमंडल दाब कहलाता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे हम सामान्य दाब कहते हैं। सामान्य दाब क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर दाब। अब देखते हैं कि गीले कपड़े डायरेक्ट सूख जाते हैं। हम जल को किसी प्याली में खुला छोड़ दें तो वाष्प में बदल जाता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वह एक दूसरे कण से आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। वह क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वह हम क्रियाकलाप से समझेंगे। 1.14 एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास रखें या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी के प्याली में 5 ml जल भरकर अपनी कक्षा में रखें या किसी अलमारी के अंदर रखें। कमरे को तापमान को नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में अलग अलग समय या दिन को नोट करें। बारिश के दिन इन सभी क्रियाकलापों को करके परीक्षण करें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र, वायु की चाल, इन सबको हम देखना है। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम सब जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। एक हम छोटी सी कटोरी में लेंगे और उसको रख देंगे पंखे के नीचे तो धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा। वही हम थाली में रखेंगे तो जल्दी वाष्पीकरण होगा। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं। गुड़मुड़ करके रखोगे आप कपड़ों को तो सूखेंगे नहीं, फैला के रखेंगे तो सूख जाएंगे। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वाष्पीकरण हो जाता है। जैसे कि हम सर्दियों में कपड़े सुखाते हैं, सूखते नहीं, गर्मियों में सूख जाते हैं, तापमान बढ़ता है। ठीक है। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है।
जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक रहती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जैसे कि हम देखते हैं गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में कपड़े सूखने में देर लगती है, क्योंकि जो वातावरण में क्या होता है, आर्द्रता रहती है। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूखते हैं। वह वायु की तेज गति तेज होने पर जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे हमारे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव पर निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कारण हथेली आसपास की से ऊर्जा प्राप्त करती है और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली को शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग जब अपनी छत या खुली स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा जो गर्म सतह को शीतल बना देती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण और दे सकते हैं? गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं और हमें क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्पीकरण की प्रस्फुट ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। इसलिए हमें कौन से वस्त्र पहनने चाहिए? सूती वस्त्र पहनने चाहिए, जो पसीना आने पर ठंडे हो जाते हैं और हमें ठंडक प्रदान करते हैं। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास को बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीले जल को रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की सतह पर जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प को ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदे के रूप में नजर आता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तन करना है हमें। तो 300 केल्विन को हमें पहले चेंज करना है सेल्सियस में। तो हमें पता है कि केल्विन से अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो हमें क्या घटाना पड़ेगा? 273 को घटाना पड़ेगा। तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा? 27। और दूसरे को 273 आप घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो हमें क्या करना है? इसमें सिंपल 273 को जोड़ना है, इसमें भी 273 को जोड़ना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नैफ्थलीन में रखा रहने पर देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। नैफ्थलीन को हम खुला रख देते हैं तो वह अदृश्य हो जाता है। कुल मिला के कहना ये चाहता है। तो हमें ऐसा क्यों होता है वह देखना है। नैफ्थलीन एक विशेष ठोस पदार्थ है जो ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधा गैसीय अवस्था में चले जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन गुण कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है? इत्र द्रव अवस्था से तेजी से गैसीय अवस्था में चले जाता है। गैस के कणों उच्च सांद्रता वाले जगह से कम सांद्रता वाले जगह में फैल जाते हैं, जिससे कि जो उसकी गंध होती है वह दूर तक पहुंच जाती है। जब भी हम इत्र छिड़कते हैं तो वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन छिड़कते ही वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और हमें पता है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति काफ़ी तेज होती है, जिससे कि वह दूर भी पहुंच जाता है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच पड़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित
करें। जल, चीनी व ऑक्सीजन। पहले कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण, सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा? गैस में होगा, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा? ऑक्सीजन में होगा। उसके बाद जल में होगा क्योंकि जल क्या है? द्रव है। फिर चीनी में होगा क्योंकि ठोस है। पहले क्या हो जाएगी? पहले सी आ जाएगा, फिर उसके बाद में ए आ जाएगा, उसके बाद में बी आ जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या रहेगी? देखना है पहले। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? द्रव अवस्था में रहेगा। इसमें द्रव। 0 डिग्री पे क्या रहेगा? ठोस रहेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में रहेगा। ठीक है। पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है। कमरे के ताप पर जल में द्रव के सारे गुण मौजूद होते हैं। भाप है, जिसे बर्तन में रखे जाए तो उसका आकार ले लेता है। निर्दिष्ट आयतन होता है। वह वाष्पीकरण के तापमान कमरे के तापमान से बहुत ज़्यादा होता है, जो हिमन क्रियाओं के तापमान से कम होता है। ठीक है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी का आकार आयतन निश्चित होता है, वह बहता नहीं है और दृढ़ रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 273 केल्विन पर बर्फ का ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? 273 केल्विन तापमान पर जल जो ऊष्मा प्राप्त करता है उस ताप पर वृद्धि घटाता है। उसी तापमान पर बर्फ में दो चीज देखी जाती है, जैसे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है और इसके तापमान में वृद्धि होती है। क्योंकि 273 केल्विन में किसी दूसरे पदार्थ से गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है। उबलते हुए जल अगला प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी, क्योंकि 273 केल्विन में भाप के कणों में जल के कणों से ज़्यादा अधिक ऊर्जा होती है। निम्नलिखित चित्र ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करिए। ए ठोस से द्रव में बदल रहा है तो क्या हो जाएगा? विगलन हो जाएगा। दूसरा, बी द्रव से गैस में बदल रहा है तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है। अगला सी संक्षेपण हो जाएगा, गैस से द्रव में बदल रहा है। फिर डी द्रव से ठोस में बदल रहा है, हिमकरण हो जाएगा। ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है, ई क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। वह गैस से ठोस में बदल रहा है सीधा, तो क्या हो जाएगा? निष्पेषण हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।